हेलो दोस्तों, आप लोगों सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल फिटर में। हम जो YouTube पे स्पेशल फिटर पे जो YouTube पे अपलोड करते हैं वो सभी टेक्निकल क्लासेस होंगी जो कि फिटर ट्रेनर मशीनिस्ट से होंगी। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर दिखाई देगा सब्सक्राइब कर लेंगे बटन और बेल आइकन को दबा देंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों सभी को टेक्निकल क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। इंटरनेट कनेक्शन चला गया, कोई नहीं। चलो अभी हम जो क्लासेस पे चलते हैं अपनी, जो आज की क्लासेस होने वाली है हमारी कटिंग टूल के पर आधारित होंगी। सभी कटिंग टूल पर आधारित होंगी। तो पहले कटिंग टूल का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स इन द रीमर। रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। जो चिन्हित कोण किया गया उसका नाम पूछा गया है, तो इसका जो नाम होगा वो आपको बताना है। तो इसका नाम क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, यहाँ से ऐसे सीधा हमारे क्या है, एक एक्सिस है, एक एक्सिस है। वो एक्सिस के बाद ये वाला जो एरिया है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से और यहाँ तक का एरिया क्या है, ये फ्लूट्स है, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो कटिंग कर पॉइंट है, अब क्या है, जो ये फ्लूट्स है और इसका जो एक्सिस है, इसके पॉइंट से जो कोण बनता है, ये वाले कोण को इन्होंने पूछा, ये कोण कौन सा बनता है। तो ये कोण कौन सा बनता है, रैक कोण बनता है, फ्लूट्स कोण बनता है, हेलिक्स कोण बनता है या क्लियरेंस कोण बनता है। तो देखिए आप लोग बताइए क्या बनता है वो। मैं आप लोगों को एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ भाई। ये जो इसका एक्सिस है, ये वाला बारीक कर लिया थोड़ा सा पेन जिससे सभी से क्लियर हो सके। और ये इसका है फ्लूट्स वाला भाग, ये वाला, ये भाग है फ्लूट्स वाला। तो जिस पे एक्सिस है और जिस पे ये फ्लूट्स का पॉइंट्स इस तरीके से टेपर कर रहा है, तो ये वाला जो भाग कहलाता है वो कहलाता है हमारा रैक एंगल, ठीक है। रैक एंगल कहलाता है ये वाला भाग। अब रैक एंगल के बाद क्या है, जो इसके सबसे ऊपरी भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, टैंक कहते हैं। जो कि हैंड रीमर होगा तो किसमें, टैप रेंच में, और मशीन रीमर होगा तो वो मशीन के स्पिंडल में पकड़ा जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सिस के बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो भाग है ये कहलाती है बॉडी, ये कहलाती है बॉडी, ठीक है, बॉडी होगी। और ये वाला जो होगा फ्लूट्स, ये बीच का भाग फ्लूट्स वाला होगा, ये कटिंग पॉइंट्स होंगे इस तरीके से। और ये चैम्फर पॉइंट होगा, चैम्फर पॉइंट जो कि 45 डिग्री पे होता है। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया कि मशीन रीमर या फिर कोई सा रीमर जो चैम्फर गया था कितना गया था, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया क्या नाम है। जो ड्रिल से जो छेद किया गया उसके जो फिनिश करने की प्रक्रिया, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द ड्रिल होल्स। ड्रिल होल्स को जो फिनिश करना उसकी प्रक्रिया का नाम क्या, रीमिंग है, स्पॉट फेसिंग है, काउंटर बोरिंग है या फिर काउंटर सिंकिंग है। आप लोगों को सब पहले बता दो, चारों ही पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन पेपर में आपको एक एक क्वेश्चन इसका मिलेगा। तो चारों को हम क्लियर कर लेंगे, है ना। तो पहला क्या है, रीमिंग। रीमिंग क्या होता है, जब हमने कोई ड्रिल किया, कोई ड्रिल होल किया, मान लीजिए ड्रिल, ये एक हमारा जॉब है और इस पर हमने क्या करा, इस पर हमने ड्रिल होल कर दिया, ब्लाइंड होल किया। और इसको जब इसमें खुरदरापन रह जाएगा तो उसे फिनिशिंग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यानी कि फिनिश करना हो तो ड्रिल होल को फिनिश करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, रीमर का। अब बात आती है स्पॉट फेसिंग की। स्पॉट फेसिंग क्या होता है, यदि कोई जॉब है हमारी इस तरीके से और हमने उसमें क्या करा, ड्रिल होल कर दिया, ठीक है, ये ड्रिल होल कर दिया, ये ड्रिल होल हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा ड्रिल का होल कर दिया हमने। अब क्या है कि इसमें हल्की हल्की सी क्या रहेगी, बर्ड सी रहेगी ऊपर, यहाँ पर इस हल्की हल्की सी बर्ड सी उठी रहेगी। तो इससे क्या होगा कि बर्ड जब बैठी रहेंगी तो कोई हम जब इसमें नट बोल्ट डालेंगे तो ये ऊपर उठा रहेगा। तो क्या है, इससे फ्लैट सीट मिल जाती है, ये यहाँ से ये बर्ड हटा देगा और फ्लैट सीट प्रोवाइड कराएगा। कौन कराएगा, स्पॉट फेसिंग। तो क्वेश्चन आता है कि ड्रिल को जो इस फ्लैट सीट प्रोवाइड कराने के लिए किसका प्रयोग करता है, स्पॉट फेसिंग का। अब अगला पॉइंट क्या, काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग क्या होती है, जब हमने कोई ड्रिल से होल कर दिया, अब उस होल को हमें एक एंड पे बड़ा करना है, तो क्या होगा, इस तरीके से उसको हम एंड पे बड़ा कर लेते हैं, तो हम काउंटर बोरिंग कहते हैं। जिससे क्या होता है, इसमें काउंटर बोरिंग स्क्रू जो होगा वो एलन स्क्रू वगैरह जो इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है ना, सॉकेट हेड स्क्रू जिसे बोल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर पॉइंट छोड़, 4 पॉइंट में क्या बोला गया, देखिए 4 पॉइंट्स में क्या बोला गया, काउंटर सिंकिंग। जब कोई हमने ड्रिल होल किया इस तरीके से, अब उसमें क्या है, जब ये वाला प्रोसेस ड्रिल का होल का हमने बेबल कर दिया, हल्का सा बेबल कर दिया, जैसे काउंटर सिंकिंग स्क्रू इसमें आ सके। थोड़ी माइंड अगर 1 मिनट, इस तरीके से ये ड्रिल होल किया हमने कोई, और इसमें क्या है कि उसको बेबल करवा दिया, जिससे काउंटर सिंकिंग स्क्रू इसमें बैठ जाए, इस सीट में पूरी प्रॉपर सीट में, तो इसलिए काउंटर सिंकिंग की जाती है, यानी कि बेबल करने के लिए काउंटर सिंकिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला, क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। भाई हैंड रीमर हमने बनाया, हैंड रीमर ये, तो उसमें क्या होगा, असमान अंतराल होगा। क्यों होगा भाई, अगर यानी कि 1 मिनट सीधा बनाते हैं पहले, 1 2 3 और 1 4। मान लीजिए ये जो बीच वाले पॉइंट्स हैं, जो ये वाले बीच वाले पॉइंट्स हैं, ये आपके कटिंग वाले पॉइंट्स हैं, जो दांते हैं ना, दांते जैसा, इसके बीच में स्पेसिंग्स है, एक स्पेसिंग ये वाला, एक स्पेसिंग ये वाला, और एक स्पेसिंग ये वाला, यानी कि सम टीथ है और असम स्पेसिंग है। अब इन्होंने क्या पूछा, क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल, यानी कि गैप क्यों रखा गया, असमान क्यों रखा है, ये सम है और ये असमान गैप क्यों रखा जाता है, चैटरिंग कम करने के लिए, अधिक धातु निकालने के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए, या टूल का जीवन बढ़ाने के लिए। तो जब स्पेसिंग की बात आएगी, यहाँ से यहाँ तक का स्पेसिंग ये वाला, तो उसके लिए किसका, रिड्यूस चैटरिंग, ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। भाई ट्विस्ट ड्रिल में जो क्लियरेंस एंगल है उसका पर्पस क्या है, क्या पर्पस है ट्विस्ट ड्रिल में, ट्विस्ट ड्रिल में क्या पर्पस है क्लियरेंस एंगल का। तो देख ली, एप्रिक्रिस्ट छिद्र को रोकना, ओवरसाइज छिद्र को रोकना, किनारों के असमान कोण को रोकना, या ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकना। भाई क्लियरेंस एंगल मतलब किसी भी चीज का घर्षण को कम करने के लिए, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, रिविटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या है। चारों ही पॉइंट्स क्लियर करेंगे, चारों क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। 75 के लिए, रिविटिंग के लिए, रिविटिंग के लिए एंड, जबकि 80 सेल्फ टेपिंग, सेल्फ टेपिंग। काउंटर सिंकिंग 90 डिग्री। काउंटर सिंकिंग 90 डिग्री। 120 पे क्या होगा, सभी मशीनिंग प्रोसेस होंगे, जैसे कि थ्रेड वगैरह डालनी है, ऑल मशीनिंग प्रोसेस, ऑल मशीनिंग प्रोसेस होंगे। ठीक है, चारों पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो 5 का क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, यानी कि रिविटिंग के लिए। मैं चारों पॉइंट्स क्लियर कर दिए, चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 6, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का कारण। भाई यदि हम ड्रिल कर रहे हैं किसी मटेरियल में, यहाँ पे हमने ड्रिल करा ये, तो ये जब ड्रिल करा तो क्या हुआ, इसका जो ये है ये ओवरहीट कर जा रहा, ओवरहीट कर जा रहा। क्या के लिए कर रहा है, ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है, कार्यखंड सही ढंग से नहीं पकड़ी गई है, क्लियरेंस एंगल सही नहीं है, या चिप्स के कारण फ्लूइड्स ब्लॉक हो गए। बट जब भी ओवरहीट करेगा, ओवरहीट का रेट क्या होगा, या तो उसकी फीड रेट अधिक है, या तो उसकी फीड रेट मैक्सिमम है, या फिर क्लियरेंस एंगल ठीक नहीं है, या फिर कूलेंट नहीं है, या फिर चिप्स का कारण फ्लूइड्स ब्लॉक हो गए, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा, चिप्स के कारण ब्लॉक हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट्स करें, मैं उसका इंप्रूवमेंट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम है।
व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन एनलार्ज द होल ऑफ गिव द डेप्थ। मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि ड्रिल के द्वारा कोई होल करा और उसे बड़ा कर रहे, गिव टू डेप्थ, गिव टू डेप्थ। तो क्या हुआ, रीमिंग तो होगा नहीं क्योंकि फिनिश करने के लिए होता, और ये फ्लैट शीट प्रोवाइड करेगा, ये काउंटर सिंकिंग बेवल करेगा। तो क्या बता, काउंटर बोरिंग इज द राइट आंसर, यानी कि 7 का सी इज द राइट आंसर। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक होगा तो क्या होगा। व्हाट विल बी हैपन द क्लियरेंस एंगल ऑफ द ड्रिल इज मोर। यदि हमारा जो ड्रिल का क्लियरेंस एंगल होता है, ये पॉइंट एंगल है, और इसके जो पीछे की साइड जो वो अगर क्लियरेंस एंगल अधिक होगा तो क्या होगा। कटिंग एज ब्लंट होंगे, कटिंग एज तेज नहीं होगा, कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगा, या फिर कटिंग एज मेटल को नहीं काटेगा। तो जब भी अगर क्या है, क्लियरेंस एंगल अगर अधिक हो रहा तो क्या होगा, कमज़ोर कटिंग एज हो जाएंगे। और यदि ये क्लियरेंस एंगल कम हो जाता है, भाई 2 पॉइंट होंगे ना, या तो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। और यदि कम हो जाता है तो क्या होगा, कार्य में प्रवेश नहीं करेगा, ये कार्य में प्रवेश ही नहीं करेगा, है ना। अगर कम क्लियरेंस एंगल कम होता है तो कार्य प्रवेश नहीं करेगा, क्लियरेंस एंगल अधिक होता है तो क्या होगा, कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगी। दोनों क्वेश्चन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, दोनों मैंने आप लोगों को बता दिए। क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, यदि ड्रिल के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा है तो क्या होगा। भाई यदि ड्रिल के दौरान स्पिंडल जो है, यहाँ पे हमारा ड्रिल है और उससे बाहर चलेगा तो क्या होगा भाई जॉब में इस तरीके से ओवर साइज होल्ड बनाने लगेगा ना, फिर तो क्या होगा, ड्रिल टूट जाएगा, ड्रिल अधिक गर्म हो जाएगा, ड्रिल रफ होल बनाएगा, अधिक आकार के छेद बनाएगा। तो ओवर साइज ऑफ द होल, ओवर साइज ऑफ द होल, यानी कि 9 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट निकल का आया, और देखिए देखते हैं क्या पूछा इन्होंने। थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्वों का नाम बताएं। भाई सभी चीज़ों को हम देख लेते हैं। एक्स के रूप में यदि हम यहाँ से देखें, यहाँ से और यहाँ तक का भाग क्या है, मेजर डायमीटर। यहाँ से और यहाँ तक का बीच की भाग देखें तो क्या है, मेजर डायमीटर। और यहाँ से सॉरी, और यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या, माइनर डायमीटर। यदि मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच का भाग देखें तो क्या बोलाते हैं, उसे पिच डायमीटर। मेजर डायमीटर, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, और मेजर और माइनर डायमीटर के बीच में पिच डायमीटर। ठीक है जी, तीनों क्लियर हुए ये पॉइंट्स। अब देखते हैं तीसरे के बाद चौथा क्या पॉइंट दिया इन्होंने दिया एक ये वाला भाग उस ठीक उसी के ये वाला भाग के बीच की दूरी क्या है। रूट है, लेड है, पिच है या फ्लैंक है। मैं आप लोगों को सारे इसके टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर देता हूँ, जिससे आगे कभी क्वेश्चन आए तो वो क्लियर ही रहेगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात की जाए तो ये होता हमारा पिच, यानी कि सी होता। माइनर डायमीटर आपको क्लियर होगा, जो सबसे छोटा व्यास है वो माइनर डायमीटर, जो सबसे बड़ा व्यास है वो मेजर डायमीटर। इन मेजर और माइनर डायमीटर के जो बीच में है वो पिच डायमीटर। इसके बाद यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के संगत पॉइंट के बीच की दूरी पिच कहलाती है। यदि ऊपर वाले भाग की बात की जाए तो इसका ऊपर वाला भाग क्या है, क्रस्ट है, क्रस्ट है। और नीचे वाले इस वाले भाग की बात की जाए तो ये वाला भाग नीचे वाला क्या है, जो नीचे रूट मिल उसे रूट कहते हैं। क्रस्ट क्वेश्चन आता है कि क्रस्ट और रूट को जोड़ने वाला भाग कौन सा है, तो क्रस्ट और रूट को जोड़ने वाला भाग कौन सा, फ्लैंक है। मेरी बातों पे ध्यान देना क्योंकि जब भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, अगर आपने स्किप करेंगे वीडियो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा। फ्लैंक क्लियर होगा, पिच क्लियर हो गया। अब क्या है, लीड। लीड क्या है, जब एक पॉइंट्स यहाँ से और यहाँ तक नट पूरा चलेगा तो एक जितनी आगे दूरी तय करेगा वो हमारी लीड कहलाएगी। रूट क्लियर हो गया, तो चारों पॉइंट्स मैंने आपको सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दिए इसके, इससे ज़्यादा कोई टर्मिनोलॉजी आता नहीं है, सारे टर्मिनोलॉजी बस यही टर्म है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या पूछा गया, एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका 32A46H87V उसमें ए क्या दर्शाता। तो बस देखिए आपको मैं बता दूं, ए पहले तो 32 ये कंपनी का अपना प्रतीक है। ए क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर सिलिकॉन कार्बाइड, सी भी हो सकता है। 46 क्या है, ग्रेन साइज,
ग्रेन साइज, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ आ जाती हैं। एच क्या है? हार्डनेस, तो किस उसका हार्डनेस है। और 8 क्या है? स्ट्रक्चर, 8 इज द स्ट्रक्चर। और बचा वी क्या है? बॉन्ड है, बॉन्ड क्या है? बॉन्ड है। पॉइंट्स सारे क्लियर हो गए। ये 32 अपना कंपनी का है, ए एल्युमिनियम ऑक्साइड है और 46 इसका ग्रेन साइज है, एच इसकी हार्डनेस है, 8 इसका स्ट्रक्चर है और 20 इसका बॉन्ड है। अभी इन्होंने पूछा ए क्या इंगित करता, तो क्या करता? ग्रेड को करता, ग्रेड को तो नहीं करता, ग्रेन साइज को भी नहीं करता, टाइप्स ऑफ बॉन्ड को कर रहा है या फिर टाइप ऑफ एब्रेसिव को कर रहा है, तो टाइप्स ऑफ एब्रेसिव को कर रहा है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला गया, व्हाट इज टू बी डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन कंसेंट्रिसिटी। अगर कंसेंट्रिसिटी में चलाने के लिए ग्राइंडिंग व्हील को लगने के बाद क्या करना चाहिए। भाई यदि हमें, मैं आप लोगों को चारों ही पॉइंट्स बता दूं, चारों पॉइंट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं, क्वेश्चन पेपर में हमेशा मिलेंगे आप लोगों को। सारे क्वेश्चन इस तरीके से हैं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि व्हाट विल बी द डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील इज रन टू कंसेंट्रिसिटी की बात करी जाए, यानी कि यदि जो व्हील है वो बिल्कुल संकेंद्रित चले, बिल्कुल सीधा चले, तो उसके लिए हम करते क्या है? ट्रूइंग करते हैं। लोडिंग और ग्लेजिंग दो डिफेक्ट है ग्राइंडिंग व्हील के। अब इन दोनों डिफेक्टों को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ड्रेसिंग का। इसी तरीके से पूछा, अब लोडिंग और ग्लेजिंग में डिफरेंस क्या है, इस चीज को क्लियर कर लीजिए। भाई लोडिंग क्या है? कोई ग्राइंडिंग व्हील है और इसके जो कण है, मेटल कण, वो इसके ग्राइंडिंग व्हील के कण में फंस जाते हैं, तो उसे लोडिंग ऑफ व्हील कहते हैं। यदि इसके एब्रेसिव छोड़ देते हैं और चमकदार हो जाता, बिल्कुल शीशे की तरह चमक जाता, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लेजिंग ऑफ द व्हील कहते हैं। चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए। चारों पॉइंट्स में यही बताया गया। यदि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मुझे बताएं, मैं अपनी वीडियो में इंप्रूवमेंट करूंगा, क्योंकि आप लोग अगर यदि कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि क्या कमियां रह रही। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, क्योंकि जब भी कमियां हम बताएंगे आप लोग, जब भी इंप्रूवमेंट हो पाएगा उसमें आप लोगों के फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पादन क्या है? व्हाट इज द प्रोड्यूस ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से क्या प्राप्त होगा आपको? पिग आयरन, कास्ट आयरन, रोट आयरन या फिर मैलेबल आयरन। तो ब्लास्ट फर्नेस से आपको प्राप्त होता है पिग आयरन, जबकि कास्ट आयरन की बात करें तो किससे? क्यूपोला फर्नेस से, क्यूपोला फर्नेस से। रोट आयरन किससे प्रयोग होता है? पुडलिंग फर्नेस से, पुडलिंग फर्नेस से रोट आयरन प्राप्त होता है। नर्म लोहा हम अपना इस हिसाब से बना लेते हैं मशीनिंग प्रोसेस। मैंने आप लोगों को तीनों क्वेश्चन क्लियर कर दिए। तीनों ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि कास्ट आयरन किससे बनता है, पिग आयरन किससे बनता है, रोट आयरन किससे बनता है। तीनों ही आप लोगों को क्लियर हो गए, 3 नंबर आपके पक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि विच मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग मैग्नेट, बॉल बेरिंग एंड कटिंग टूल्स। विच मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग मैग्नेट, बॉल्स बेरिंग एंड कटिंग टूल्स। तो किसके बने होंगे? कोबाल्ट के, या फिर देख लेते हैं क्या है, कोबाल्ट के बाद क्या है, हाँ कैडमियम के, या फिर वैनेडियम के, या फिर मोलिब्डेनम। तो किसके बने होंगे मैं आप लोगों को बता दूं भाई। विच मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट एंड बॉल बेरिंग एंड कटिंग टूल्स। तो किसके बने होते हैं? वो कोबाल्ट्स के बने होते हैं। कोबाल्ट इज द राइट आंसर। कोबाल्ट इज द राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर होगा कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 डीजीटी में पूछा गया कितनी बार। डीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, डीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, डीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि पायराइट एस्ट में कितना तांबा होता है। तो कितना तांबा होता है आप लोगों को बताना, कितना होता है? 0.32%, 0.32। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखते 16 नंबर क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है
कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है? विच मेटल इज टू रेजिस्ट टू एनी टाइप्स ऑफ एसिड? टिन, निकिल, लेड या फिर क्रोमियम? भाई एसिड के लिए तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ना, एसिड के लिए क्या है? एसिड के लिए तो लेड है ना, जबकि टिन क्या की बात है, कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल है ये इसके सर्जरिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या बोला गया, टेलीस्कोप गेज का उपयोग क्या है? भाई गहराई नापने के लिए पहले आप लोगों को टेलीस्कोप गेज क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही तो आप लोग क्लियर करेंगे क्या है। भाई टेलीस्कोप गेज में ऐसे दो मेजरिंग वो फेस होते हैं, ये एक तो एडजस्टेबल होता, इसमें स्प्रिंग डली होती है, और एक होता है इधर दूसरी साइड फिक्स वाला, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो टी साइड में टी पॉइंट्स होगा, ये हमारा हैंडल होगा और ये इसका एडजस्टेबल वाला होगा और ये फिक्स एंड होगी। तो इससे क्या किसी होल में इसको घेर कर इसकी अंदर एक गहराई माप लेते हैं और उसकी जो रीडिंग होती है वो हम आउटसाइड माइक्रोमीटर पे ट्रांसफर कर लेते हैं। माइक्रोमीटर पे ट्रांसफर कर लेंगे तो उसकी रीडिंग हम पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं क्या है, गहराई नापने के लिए, भारी व्यास को मापने के लिए, कोणीय आयाम को मापने के लिए, 6 स्लॉट की गहराई मापने के लिए। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? डी, इसका राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2118 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? भाई अगर स्टड है, स्टड क्या होता है पहले आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। तो स्टड क्या है? कोई स्टड है, थ्रेडेड भाग जो स्टड वाला होता है ना, वो इसमें टूट गया, वो बिल्कुल कहाँ टूटा? बिल्कुल एक एंड पे यहाँ पे टूटा है, सतह के बिल्कुल पास, तो उसे ही पूछ रहा है। तो आई जोड़ मेथड, मार्किंग ड्रिल होल्स, प्रिक पंच मेथड या फिर यूज स्क्वायर टेपर पंच? तो किससे आप निकालेंगे? इजी जोड़ मेथड, वर्गाकार टेपर पंच, यूज ऑफ स्क्वायर टेपर पंच या फिर प्रिक पंच या फिर मार्किंग ड्रिल होल्स?